पिछली जो हमारी क्लास थी उसके अंदर में हमने बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो देख लिया था कि क्या हमारे पास में जो कंपोनेंट्स होते हैं किस तरह से हमारे पास में डिके करते हैं और क्या हमारे पास में एनर्जी होती है, इन चीज़ों को लेकर हमने बात करी थी। आज जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा रेडियो एक्टिविटी के जो तीन तरह के हमारे पास में डीके होते हैं, एक अल्फा डीके होता है, एक बीटा डीके होता है और एक हमारे पास में गामा डीके होता है। इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे और क्या इनके बेसिस रहेंगे उनके ऊपर में हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों को पिछले क्लास के अंदर में पढ़ाया गया था कि जो भी हमारे पास में एनर्जी आएगी, यानी कि जिस भी फॉर्म में आप एनर्जी बोलते थे, क्यू की फॉर्म में बोलते थे, और इसके अंदर में हमारे पास में ये बेसिक रहता था कि क्या उसके अंदर मास डिफेक्ट होता है। तो मास डिफेक्ट आपको डेल एम से रिप्रेजेंट करते थे और ये मेरे पास में सी स्क्वायर यानी स्पीड ऑफ लाइट से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखने वाली चीज इसके अंदर में ये था कि डेल एम जो आपका यहाँ पर होगा यानी कि उसके मास के अंदर में जो आपने कैलकुलेट किया और जो आपने थियोरेटिकली यहाँ पर डिफाइन किया, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, इन सबको आप एएमयू यानी कि एटॉमिक मास यूनिट के रूप में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड यूनिट रहेगी पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर में इस मासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलो भाई, अब देखो जो आज की कहानी है वो ये कह रहा है कि भाई जब भी हमारे पास में एक न्यूक्लियस है, ये मेरे पास में एक न्यूक्लियस है, मान लो जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है यानी कि प्रोटॉन है और उसके अंदर में न्यूट्रॉन है, जब ये एक्सप्लोड होंगे यानी कि जब ये डिके करना शुरू करेंगे तो अपनी तरफ से ये तीन तरह की रेडिएशंस निकालते हैं। पहला इसके अंदर में होता है अल्फा डिके, दूसरा इसके अंदर में होता है बीटा डिके जो कि दो तरह का रहेगा, और तीसरा इसके अंदर में होता है गामा डिके। तो बीटा के अंदर में एक बीटा पॉजिटिव डिके और दूसरा इसके अंदर में बीटा, ये हमने अगर पॉजिटिव बोला तो ये मेरे पास में बीटा माइनस, यानी कि ये हमारे पास में टोटल डिके रहेंगे अल्फा, बीटा प्लस, बीटा माइनस और तीसरा हमारे पास में गामा। तो चार तरह के हमें इसके अंदर में डिके पढ़ने होते हैं। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो अल्फा को लेकर बात करेंगे कि अल्फा डिके के अंदर में होता क्या। पहली चीज हम देखेंगे थियोरेटिकली और दूसरा हम देखेंगे प्रैक्टिकली। जब प्रैक्टिकली चीजें पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब कहीं पर हमारे पास में अल्फा का डिके हो रहा है तो वहीं कहीं ना कहीं हमारे पास में गामा की रेडिएशंस भी अपने आप जनरेट हो रही है, यानी कि जब हम अल्फा पढ़ेंगे तो गामा अपने आप वहां से निकलकर हमारे पास में मिलने वाला है। चलो भाई, अब आगे देखो इसके अंदर में मैं सबसे पहला उठा रहा हूं अल्फा डीके को लेकर, यहां पर चलते हैं। तो मैंने शायद आप लोगों को एक कर्व आप लोगों को समझाई थी कि अगर मेरे पास में कुछ इस तरह का है, ये एक मैंने एक कर्व बना दिया, किस किस के बीच में रहेगा, ये मैंने कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर हम बात करते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास में प्रोटॉन है, इसको आगे भी देखेंगे हम, और ये मेरे पास में न्यूट्रॉन है। तो हर एटम जो होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता, यानी कि हर तरह का वो यहाँ पर अपनी रेडिएशंस को, यानी कि अल्फा डीके बीटा डीके हर कोई नहीं करता है। उसके अंदर में एक स्टैंडर्ड होता है कि अगर मान लो ये मेरे पास में एक 45 डिग्री पर मैंने एक लाइन बना दी है और एक कर्व ये ऐसे मैंने दिखाई और दूसरी कर्व ये ऐसे कुछ यहां पर गई है, तो जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे जो कि इस कर्व के अंदर में ये जो कर्व है यहां पर जो लाई करेंगे, ये तो सारे रहने वाले मेरे पास में क्या, स्टेबल। और यहां पर जो रहेंगे, यहां पर जो रहने वाले हैं ये मेरे पास में अनस्टेबल रहेंगे, अनस्टेबल। और यहां पर भी बात करेंगे तो ये भी मेरे पास में अनस्टेबल रहने वाले, यानी कि जो भी हमारे पास में डिके होने वाले यहां पर, वो सारे के सारे डिके कौन करेगा, यानी कि जो अनस्टेबल हमारे पास में न्यूक्लियस होते हैं वही करेंगे। और वो कहां पर लाई करेंगे, इस कर्व से नीचे की साइड में और इस कर्व से ऊपर की साइड में। यहां पर जो रहेगा वो कभी भी अपने आप में तो यहां पर आप देखेंगे इस कर्व के अंदर में जो भी अनस्टेबल होगा वो, और यहां पर जो होगा वो अनस्टेबल, इसके अंदर में जो लाई करेगा वो हमारे पास में स्टेबल एलिमेंट रहेंगे। ये कभी भी अपने आप में इन तरह के डीके को यहां से नहीं करवाते हैं। तो सबसे पहला डीके जो हम पढ़ने वाले अल्फा डीके के बारे में बात करेंगे। अब अल्फा पार्टिकल आप लोगों को जानकारी होगी कि अल्फा डीके अल्फा पार्टिकल होते क्या। मैंने चीज बताई आप लोगों को कि पहले हमारा जो होगा वो थियोरेटिकली उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर हम उसके बाद में उसके प्रैक्टिकली एस्पेक्ट्स को यहां पर देखते हुए चलेंगे। देखो अल्फा जब भी हम बोलते हैं तो अल्फा का मतलब होता है कि मैं एक हीलियम एटम की बात कर रहा हूं, और हीलियम के अंदर में आप सबको पता है कि नीचे हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 2 हो गया उसका एटॉमिक नंबर, और यहां पर जो लिखता हूं उसको मेरे पास में 4 हो गया, यानी कि एटॉमिक मास नंबर उसका रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब यहां पर 4 लिखने का मतलब क्या है कि उसके अंदर में अगर ये 2 मेरे पास में है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके पास में कितने हो गए, 2 हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और यहां पर 4 लिखा है, यानी कि उसके पास में अगर हम बात करें कि ये जो हमारा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरह का, यानी कि ये मेरे पास में जेड है यानी कि एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर मेरे पास में ए यानी कि उसके एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आने वाला है यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मेरे पास में कितने आ जाएंगे, तो न्यूट्रॉन आप सबको जानकारी होगी कितने होंगे भाई, जेड में से हम ए माइनस कर देंगे तो मेरे पास में कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि ए माइनस में जेड कर देते हैं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल कर आ जाते हैं। तो यहां पर मेरे पास बताओ कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेंगे, 2 रहेंगे। तो जब भी मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूंगा तो अल्फा पार्टिकल का सीधा सीधा मतलब आप लोग को ये याद रखना है कि वहां पर हम हीलियम एटम की बात कर रहे हैं। चलो भाई, अभी कहानी हो गई। अब अल्फा का डीके करवाना में, चलो भाई अल्फा की डीके करवा देते हैं। पहला मान लो मेरे पास में एक एलिमेंट है, कुछ इस तरह से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया।
ये मेरे पास में ए उसका इसका जेड उसका एटॉमिक नंबर है और ए मेरे पास में उसका एटॉमिक मास नंबर है। सबसे पहली चीज इसके अंदर मुझे डीके करवा दिया गया है, यानी कि मैंने बोला कि यहां से हीलियम जो है यानी कि एक अल्फा पार्टिकल यहां से डीके कर गया है, तो ये मैंने 2 बोल दिया और यहां पर मैंने इसके साथ में 4 लगा दिया। ये तो बिल्कुल हीलियम हमारा यानी कि अल्फा पार्टिकल यहां से बाहर आ चुका है। अब देखो, अब ये मेरे पास में जो कंपोनेंट होगा ये तो एज इट इज यहां पर आने वाला है नहीं, यानी कि इसके अंदर में अब जो यहां पर मेरे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर में एटॉमिक मास नंबर कितना कम हो गया होगा 4, और यहां पर जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वो कितना कम हो गया होगा 2 हो गया होगा। तो यहां पर वो कंपोनेंट नहीं बनेगा। मैंने मान लिया मेरे पास में y कंपोनेंट बनाया और y बनने का मतलब है कि यहां पर मैंने z-2 हो गया क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कम हो गया। और यहां पर इसकी बात करें तो एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया a/a-4, उसका एटॉमिक मास नंबर कम हो गया भाई। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसको मान लूं कि इसका मास, इसके एटम का मास, क्योंकि सारा जो डिके हो रहा होगा वो सारा का सारा डिके इसके न्यूक्लियस को लेकर है, तो मैं इसके छोटे मास को, अगर x मेरे पास में कोई कंपोनेंट है, इसके मास को मैं मान लेता हूं mx मान लेता हूं मास ऑफ न्यूक्लियस, इसके मास को मैं मान लेता हूं my, और तीसरा मैं इसके मास को मान लेता हूं m अल्फा। तो 3 मासेस मेरे पास में आ गए mx, my एंड m अल्फा। लेकिन जब प्रैक्टिकली यहां पर देखा गया, होना तो क्या चाहिए था कि भाई जितना मेरे पास में mx है उतना ही मेरे पास में my प्लस में m अल्फा होना चाहिए था। एक्चुअल में तो ये हमारे पास में कंडीशन होनी चाहिए थी कि mx विल बी इक्वल टू my प्लस में m अल्फा, ये होना चाहिए था। लेकिन जब पूरी कैलकुलेशन करी गई, जब इसको प्रैक्टिकली चीजों के बारे में सोचा गया, तो यहां पर देखा गया कि भाई ये जो मास है ना, ये हमारे पास में mx का मास जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू my प्लस में mx। अब बात आई कि वो मास गया कहां पर, तो आपने पिछली क्लास के अंदर में देखा था कि ये इसके अंदर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुछ ना कुछ मास का यहां पर क्या हो गया, कुछ ना इसके अंदर में मास का डिफेक्ट आ गया। अब वो मास गया कहां पर भाई, उसको निकालने के भी तरीके हमारे पास में होने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल हमारे पास में तरीके हैं, और उसी के थ्रू हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या एनर्जी बनने वाली है जब हमारे पास में इस तरह का कोई अल्फा डिके होता है, कितनी एनर्जी वो अपने आप से रिलीज करेगा। देखो भाई, अब इसको एक एक करके यहां पर हम पढ़ना शुरू करते हैं। डेल एम निकालते हैं हम। ये चीज आपको समझ में आई होगी कि इसका जो मास है इन दोनों के कंपैरिजन में नहीं रहेगा, दोनों के इक्वल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ मास यहां से जब ये एक्सप्लोड होंगे, यानी कि दोनों ये मेरे पास में अल्फा का डिके करवाएंगे, तो उसका मास में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, कुछ ना कुछ इसके अंदर में डिफेक्ट आ जाता है। वो कहां पर डिफेक्ट कहां पर होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि जो मास होता है वो कहीं ना कहीं हमारे पास में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना है। अब ये पहली चीज तो हमें ये देखनी पड़ेगी कि आखिर उसके अंदर में मास डिफेक्ट आया कितना है। थ्योरेटिकली हमने देख लिया, प्रैक्टिकली इसको मेजर करके हम देख लेते हैं। चलो भाई, इसको देख लो। तो हम इसको यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो मेरे पास में एनर्जी निकलने वाली है, डेल एम मेरे पास में क्या होने वाला है भाई, डेल एम। थ्योरेटिकली हम बात करते हैं तो जो मेरे पास में एम इसका मास ऑफ एक्स रहा होगा, यानी कि न्यूक्लियस ऑफ एक्स, ये मेरे पास में हो गया, माइनस ये मेरे पास में y का जो मास रहा होगा, इसके न्यूक्लियस का मास। जब मैं छोटा m लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं उसके न्यूक्लियस से बात कर रहा हूं, और जब मैं बड़े m यहां पर कंसीडर करूंगा तो उसका सीधा मतलब रहेगा कि मैं उसके एटम से बात कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने छोटा m लिखा तो ये इसके एटॉमिक इसके न्यूक्लियस के मास पे बात कर रहा है। और इसमें से माइनस और क्या होगा भाई, ये मेरे पास में हीलियम है, ये भी तो माइनस हो जाएगा, यानी कि मास ऑफ अल्फा। अगर मैं ये बोल दूं तो ये मेरे पास में क्या आ जाने वाला है, टोटल इसका डिफेक्ट आ जाएगा, कितना मास उसका डिफेक्ट आने वाला है भाई। चलो भाई, इसको अब देखो, इसके अंदर में क्या मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि m जो है वो कैपिटल M है, वो मैं रिप्रेजेंट करता हूं एटम से, यानी कि अगर मेरे पास में x एटम रहा है तो x एटम को यहां पर इसका सब्सक्रिप्ट में क्या लगा दूं, mx लगा दूंगा। जब मेरे पास में इसके न्यूक्लियस की बात, इसके एटम की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियस के लिए तो मैंने छोटे m यूज किए, जब मैं इसके बड़े न्यूक्लियस की बात करूंगा तो इसको मैं m कैपिटल M y रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और उसी तरह से यहां पर मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं m अल्फा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारे पास में हीलियम का है, या MHE के नाम से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आप इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा। चलिए भाई, अब इसको देखते हैं कि कैसे हमारे पास में मास बनने वाला है। तो आपको एक जानकारी होगी कि मैंने बताया था कि अगर मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका न्यूक्लियस है और ये पूरे एटम है, तो इस पूरे एटम के अंदर से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो पूरे एटम से, पूरे एटम है और उसके अंदर में यहां पर बीच में न्यूक्लियस है और बाहर उसके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो उसके इलेक्ट्रॉन थे उनके मास को अलग कर दो, पूरे एटम के मास में से उन इलेक्ट्रॉन के मास को अलग कर दोगे, आपके पास में क्या बचने वाला है, आपको न्यूक्लियस का मास बचने वाला है। तो मैं क्या इस mx को एटम की फॉर्मेशन में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो आपको न्यूक्लियस के मासेस के ऊपर में नहीं बात करेगा, वो आपको हमेशा देगा एटम के मास को देगा। तो हमें जो मेटल, जो हमारे पास में एटम होता है, उसी के मास में हमें सारा रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। तो यहां पर हमारे लिए और इजी हो जाएगा चीजें एक्सप्लोर करना इसके अंदर में। देखो भाई, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि m
एक्स यानी कि उसका जो टोटल एटम रहा होगा, यानी कैपिटल इसका एटम जो रहा होगा, उसके अंदर से मैंने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। अब इलेक्ट्रॉन कितने बाहर निकलेंगे, बिल्कुल आप सब सही समझ पा रहे होंगे कि जितने उसके अंदर में एक न्यूट्रल है तो उसके अंदर में जितने नंबर ऑफ एटम, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ही उसके पास में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर आप देखो, ये मेरे पास में एटम था, इसके अंदर में एटॉमिक नंबर कितना है, जेड है, यानी कि उसके प्रोटॉन भी इतने रहे होंगे, और न्यूट्रल है मेरे पास में तो उतने उसके पास में क्या रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि जेड उसके इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उनके मास को माइनस कर दो, तो यहां पर उसके मास से मल्टीप्लाई करोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास में हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सबको पता है 9.31 इंटू 10⁻31 kg जो हमारे पास में होता है वो इसकी वैल्यू होती है इसके अंदर। तो ये आप लोगों ने माइनस किया जो भी मेरे पास में थे ना, कि ये अगर मान लो मेरे पास में न्यूक्लियस है और ये बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो आपने क्या किया, पूरे एटम के अंदर से इन न्यूक्लियस के मास, सॉरी इन एटम जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन थे इनके मासेस को इसके अंदर में माइनस कर दिया, तो आपके पास में क्या बचेगा, केवल इनका मास बचता है। तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। एम वाई के ऊपर में आ जाओ भाई, एम वाई के अंदर में आप लोगों को क्या करना है, पूरा एटम का मास आपको पता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर में जो वैल्यू मिलेंगी ना आपको एटम की फॉर्मेशन मिलेंगी, तो इसलिए यहाँ पर ये सब्सक्रिप्ट आपको चेंज करके उस फॉर्म में लाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये मेरे पास में बचने वाला है एम वाई, इसको मैं अगर यहाँ पर मान ले कि इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर दूं, क्योंकि ये मेरे पास में प्रोडक्ट हो गया, मेरे पास में रिएक्टेंट हो गया, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट है उनको मैं प्लस भी रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है कि इसके अंदर से इन पूरे का मास यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन अब थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो एम एक्स माइनस में कितना करूँ भाई, इसके अंदर से जो मेरे पास में आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन इसके कम हो गए, Z-2, जो प्रोटॉन इसके अंदर में थे उतने नंबर ऑफ इसके इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो Z-2 इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक बार मैं करवाऊंगा, जब मैं बीटा की बात करूंगा और बीटा माइनस बीटा प्लस, तो वहां पर कैलकुलेशन आप इजीली खुद भी कर लेंगे। पहली बार मुझे करवाने में आप लोगों को थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गई, एम वाई का समझ में आ गया। चलो भाई अब एम अल्फा की बात कर लेते हैं। तो एम अल्फा के अंदर में कितना मेरे पास में न्यूट्रॉन है, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसके मास को मान लूं एम अल्फा, यानी कि मेरे पास में हीलियम जो है उसके मास को मान लूं मैं एम अल्फा मान लो, या एम एच भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा आपको सुटेबल लगे। चलो भाई इसका मैं हीलियम यहां पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, हीलियम लिख देते हैं। चलो अब इसके अंदर से मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, जितने नंबर ऑफ इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है, तो जितने नंबर ऑफ इसका एटॉमिक नंबर है उतने इसको प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि मेरे पास में न्यूट्रल है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने इसके पास में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहां पर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कितना हो गया भाई, 2me, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में वैल्यू इसकी 2 दे रखी थी, तो यहां पर मैं इसको माइनस करूंगा। और जब ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि इसका जो मास, यानी कि इसके अंदर में जो मास का डिफेक्ट आया वो कितना हो गया, डेल एम, दैट विल बी इक्वल टू, ये जितने हमारे पास में एटम्स है वो उसी की फॉर्मेशन में आ जाएंगे, एम एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, माइनस एम वाई यानी कि उसके एटम के मास के बराबर, और एम हीलियम, तो ये मेरे पास में इसकी वैल्यू निकल कर आने वाली है। ये केवल इसके अंदर में ये रहेगी, जब हम बीटा के बारे में बात करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, वहां पर इनकी वैल्यू जो इसके अंदर में, क्योंकि यहाँ पर हीलियम आया हुआ है, वहां पर थोड़ी सी और चेंजमेंट इसके अंदर में आने वाले है। तो ये आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि किसी भी हमारे पास में एलिमेंट दे दिया, कोई न्यूक्लियस दे दिया गया, तो उसका कैसे हमें मास डिफेक्ट निकालना है। तो डेल एम आप लोगों के पास में मिल गया भाई। अब डेल एम निकल गया तो अब आप लोग इसको किस में पुट कर सकते हैं, जो हमारे पास में इसकी एनर्जी निकालने का क्या प्रोसीजर होता है, एनर्जी आप निकाल सकते हैं डेल एम इंटू में सी स्क्वायर। तो इसके साथ में इसकी एनर्जी यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो डेल एम ये वैल्यू आप पूरी पुट करेंगे और इंटू में कितना कर देते हैं, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके साथ में जब भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास में ये एनर्जी आ जाती है कि जितना इसके अंदर में अल्फा का डिके हुआ होगा, उस अल्फा के डिके कारण में कितनी एनर्जी उसके अंदर में डेवलप हुई है। अब अल्फा जब डिके हुआ है तो कितने एटम उसके अंदर में रिलीज हुए, मेरे पास में 2 एटम आए, और दोनों आने की वजह से मेरे पास में देखा गया कि यहाँ पर जो ओरिजिनल एटम था, जो मेरे पास में रिएक्टेंट था जो इसके अंदर में था, और प्रोडक्ट जो बने उनके मासेस के अंदर में डिफेक्ट आएगा, और वही मास मेरा कहाँ पर जाने वाला है, वही मास यहाँ पर हमारे पास में एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है। और उस एनर्जी को कन्वर्ट निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर में मास का कितना चेंज आया। तो वो मास चेंज कितना आएगा वो आपको जानकारी है कि भाई ये जो मेरे पास में न्यूक्लियस था, इसमें से इन दोनों के न्यूक्लियस के मासेस को माइनस कर दे तो जो डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर में ये वैल्यू जो एटम के फॉर्मेशन में दी जाती है, एटम के मास के रिप्रेजेंटेशन में दे रखी होती है, तो हमें ये तरीका बिल्कुल पता है कि पूरे एटम के मास में से अगर आप इलेक्ट्रॉन के मासेस को माइनस कर देते हैं तो मेरे पास में न्यूक्लियस आ जाता है। सभी के अंदर में एम, इसके अंदर मैंने वो टेक्निक यूज किया, इसके अंदर में वो टेक्निक यूज किया, और उसी के अंदर में भी मैंने यही टेक्निक यूज किया, और फाइनली मेरे पास में जो निकल के आया वो मेरे पास में ये डेल एम आ गया। याद रखना इसकी यूनिट किस में निकल के आनी चाहिए, AMU, एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्मेशन में आपको निकल के आनी चाहिए। और 1 एटॉमिक मास कितने के बराबर होता है, 1 AMU या 1 U, दैट विल बी इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसके बराबर में हमारे पास में मास रहता है। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब
जब भी आपके पास में केजी में गिवन होता है तो केजी से आपको यूनिट या फिर एएमयू के अंदर में कन्वर्जन आना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये कहानी थी जब हम थियोरेटिकली इसके बारे में बात कर रहे थे। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे हम इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहेगा, कैसे इसके अंदर में एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स हमारे पास में क्या रहने वाली है, और इसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई मेरे पास में क्या रहने वाली है। ये सारा कंसेप्ट हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर चलेगा। तो अभी एक छोटा सा लेक्चर था, एक इंट्रोडक्शन था, ताकि आप ये समझ जाएं कि कैसे हमारे पास में इनके मासेस को हम कैलकुलेट करते हुए लेकर चलेंगे। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर में बिल्कुल इनका डीप के साथ में हम एनालिसिस करते हुए चलेंगे, और बहुत खूबसूरत टॉपिक रहने वाले हमारे पास में। सबसे ज़्यादा इसकी एनर्जी को लेकर हमारे पास में क्वेश्चन बनते हैं अल्फा डीके के ऊपर में। उसके बाद में हमारे पास में बीटा प्लस और बीटा माइनस, इनके ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के लिए। फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारे पास में रेडियो एक्टिविटी, जिसके अंदर में फ्यूजन और फ्यूजन हम देखेंगे, और उसके बाद हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। फिर हम देखेंगे एक्सरेज, क्रॉम्पटन इफेक्ट, बहुत सारी चीज़ें अब आने वाली हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा ऑलरेडी लगभग हमारे पास में शुरू हो चुका है, खत्म होने वाला है अभी। इतना भी मैं कहूँ आप लोगों को, क्योंकि हमने मॉडर्न फिजिक्स के ये टॉपिक पढ़ लिया, एटम हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में ज़्यादा चीज़ें हमारे पास में बचे नहीं होंगी। आप इनको रेगुलर रहिए, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ में लेक्चर्स को देखते रहिएगा, और जो भी हमारे पास में प्रैक्टिस मटेरियल वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है उनको देखते रहिएगा। और जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं भाई, जो हमारे पास में 11th का जो हमारे पास में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स था वो लगभग हमारा 97 ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया, 97 to 98% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और जो फिजिक्स है उसका भी पोर्शन चल रहा है, आप लोगों को जानकारी होगी। 11 यूनिट तक हमारे पास में कंप्लीट हो चुका है। कुछ यूनिट हमारे पास में 4-5 यूनिट और बची हुई है, वो भी बहुत जल्द हम इसको खत्म कर देंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी फिर पहले एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें करवाई जाएंगी, बाकी जो फिर लेस इंपॉर्टेंस रखती हैं उनको हम कवर करवाते हुए चलेंगे। और तीसरा हमारे पास में जो 11th और 12th का मैथमेटिक्स आप लोग को बताया गया था कि पीके द्विवेदी सर हैं जो IIT BHU से हैं, वो आप लोग को रेगुलरली क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उनको देख सकते हैं, उनके वीडियोस को वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने कम टाइम के अंदर में आपके टॉपिक्स को वहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ वहाँ पर आप लोग को ये भी जानकारी होगी, वहाँ पर क्लास नोट्स भी आप लोग को मिल रहे हैं। सर ने अपने हैंड रिटन नोट्स भी वहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं, वहाँ पर आप देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। अपनी स्टडी को ज़्यादा लोड मत लीजिए अपने दिमाग के ऊपर में ना, बस ज़रूरत है तो सिर्फ आप लोगों को लगन की है, अपने एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें एम एक बनाओ, बस उसके लिए लगन लगा। जितनी लगन रखोगे अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उतनी जल्दी आप लोग इसको क्रैक कर पाओगे। वरना फिर अगले साल फॉर्म आएंगे, अगले साल भरते फिर फिर आएंगे, फिर भरते रहो। तो ये सारी चीज़ें, बाकी जो भी डिटेल चाहिए आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में देख सकते हैं कौन फैकल्टी क्या है और कहाँ पर क्या सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, जिसके अंदर में इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके मासेस को लेकर हम बात करेंगे। क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी और क्या इनके पास में बीटा और बीटा प्लस के डीके रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो बिल्कुल उसको स्किप मत करना भाई। और वो तभी देख पाओगे जब आप इस लेक्चर को क्रॉस करके आगे की साइड में मूव करोगे, क्योंकि यही चीज़ें ना बार बार मैं वहाँ पर यूज़ करूँगा, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। चलो भाई।